गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम हेमेटोलॉजी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन पढ़ने वाले हैं, बोन मैरो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको सिर्फ डेफिनेशन याद ना करनी पड़े बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे। सबसे पहले हम समझेंगे बोन मैरो क्या है, क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन मेनली बोन मैरो में होती है। इसके बाद हम हीमोग्लोबिन को समझेंगे, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, सिंथेसिस क्या कैसे होती है, उसका फंक्शन क्या है, और आरबीसी की लाइफ कंप्लीट होने के बाद हीमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन कैसे होता है। ठीक है, और आखिरी में हम नॉर्मल ब्लड पैरामीटर्स जैसे हीमोग्लोबिन, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, हीमोक्रिट्स, एमसीवी, एमसीएच, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन मैरो से। तो दिया हुआ है पहले, बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पंजी वेस्कुलर टिश्यू है जो बोन के अंदर पाया जाता है। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो एक स्पंजी और वेस्कुलर टिश्यू है जो बोन के अंदर पाया जाता है। बोन मैरो क्या है? बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पंजी वेस्कुलर टिश्यू है जो बोन के अंदर पाया जाता है। बोन मैरो हमारे बॉडी की ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। क्या है बोन मैरो? बोन मैरो हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। इस प्रोसेस को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हेमेटोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। हेमेटोपोइसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक, यानी ब्लड के डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट बनाना और मैच्योर होना। ठीक है, ब्लड के डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट बनाना और मैच्योर होना। टाइप्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। आरबीएम मतलब रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो एक्टिव होता है और यहाँ ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए और प्लेटलेट फॉर्मेशन के लिए। ये मेनली किन किन चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल है? ये आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, प्लेटलेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसीलिए इसे हीमोपोइटिक मैरो भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हेमेटोपोइटिक मैरो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एडल्ट में रेड मैरो मेनली पाया जाता है। एडल्ट में मेनली रेड मैरो पाया जाता है। स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, पेल्विक, स्कल, लॉन्ग बोन्स के एपिफाइसिस के आसपास। इसीलिए अगर आपको आपके एग्ज़ाम में अगर ये सब पूछा जाए तो एडल्ट में एक्टिव हीमोपोइटिक बोन मैरो कहाँ मिलता है, तो एक्सियल स्केलेटल की फ्लैट बोन से स्टर्नम, रीप और वर्टिब्रा और पेल्विस में आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, रेड मैरो कहाँ मेनली पाया जाता है? स्टर्नम में पाया जाता है, रिब्स में पाया जाता है, वर्टिब्रा में, पेल्विस में, स्कल में और लॉन्ग बोन्स में के एपिफाइसिस में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड मैरो मेनली कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रे, पेल्विस, स्कल, लॉन्ग बोन्स के एपिफाइसिस के आसपास रेड मैरो पाया जाता है। अब आते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो ये दूसरा टाइप है। ठीक है, ये दूसरा टाइप है बोन मैरो का। फैट स्टोरेज करता है। ये क्या करता है? फैट स्टोरेज का काम करता है। एडल्ट के लॉन्ग बोन्स के मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो कॉमनली पाया जाता है। एडल्ट्स में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें मेडुलरी कैविटी होता है, जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, ये एडल्ट्स में है। ये येलो बोन मैरो है कहाँ पर? मेडुलरी कैविटी में।
ठीक है, और ये कॉमनली पाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ सिचुएशन में जब बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्लड सेल्स बनाने की नीड होती है, येलो बोन मैरो कुछ हद तक वापस हेमेटोपोइटिकली एक्टिव हो सकता है। जैसे कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई कि येलो मैरो की हमें नीड पड़ गई, ब्लड सेल्स की हमें नीड है, ठीक है, तो येलो मैरो कुछ हद तक वापस हेमेटोपोइटिकली एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ बोन मैरो, तो इनका फंक्शन है हेमेटोपोइसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डिफरेंट ब्लड सेल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फंक्शन, है ना, फंक्शन ऑफ बोन मैरो। तो हेमेटोपोइसिस सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हेमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन मैरो में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से डिफरेंट ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं। इनमें अल्टीमेटली आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स बनते हैं। इनमें क्या क्या बनते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स बनते हैं। सेकेंड है आपका इम्यूनिटी। बोन मैरो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन के थ्रू इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन के थ्रू इम्यून सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डब्ल्यूबीसीज हमारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, अदर हार्मफुल एजेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैट स्टोरेज। येलो मैरो में फैट स्टोर्ड रहता है। येलो मैरो में क्या होता है, फैट जो है स्टोर्ड रहता है, इसीलिए बोन एनर्जी स्टोरेज में भी कंट्रीब्यूट करती है। येलो मैरो में क्या होता है, फैट स्टोरेज पहले से ही रहता है, मतलब फैट स्टोर्ड रहता है, ठीक है, इसीलिए बोन मैरो एनर्जी स्टोरेज में भी कंट्रीब्यूट करती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड सेल प्रोडक्शन रेगुलेट होती है। बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड सेल प्रोडक्शन रेगुलेट होती है। जैसे अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज़ हो जाती है, जो बोन मैरो को ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है। इस तरह बोन मैरो ब्लड सेल प्रोडक्शन को बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्टमेंट करने को कहती है या फिर एडजस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन। अब आते हैं हम हीमोग्लोबिन पे। हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ा, अब हम आ गए हीमोग्लोबिन पे। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जो मेनली आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक पहुंचाने में हीमोग्लोबिन का मेजर रोल होता है। हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाने में हीमोग्लोबिन का मेजर रोल होता है। इसी कारण हीमोग्लोबिन को हम बॉडी का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हम हीमोग्लोबिन को बॉडी का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट भी कहते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं।
ठीक है। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन को जनरली HbA कहा जाता है। नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन को HbA कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। हीमोग्लोबिन में दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला है ग्लोबिन, दूसरा है हेम। पहला है ग्लोबिन, दूसरा है हेम। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। और हीम नॉन प्रोटीन पिगमेंट है। और हीम क्या है? नॉन प्रोटीन पिगमेंट पार्ट है। नॉर्मल HbA में 4 ग्लोबिन चेन्स, 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं और 4 हीम चेन्स होते हैं। नॉर्मल HbA की बात कर रहे हैं। ग्लोबिन चेन होती हैं 2 अल्फ़ा चेन्स, ठीक है। ग्लोबिन चेन्स क्या होती है? 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इसीलिए याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है, HbA 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ठीक है। यानी 2 अल्फ़ा चेन 2 बीटा चेन हीम ग्रुप। अब आते हैं हीम ग्रुप पर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्या? ग्लोबिन चेन्स, इसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। अब हीम ग्रुप पर आते हैं। तो हर हीम ग्रुप में एक आयरन आइटम होता है, ठीक है। हर हीम ग्रुप में एक आयरन एटम होता है, ठीक है। ये आयरन जनरली आयरन फेरस आयरन, ठीक है, फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड करता है। फेरस आयरन फॉर्म में ऑक्सीजन बाइंड करता है। हीम का स्ट्रक्चर प्रोफाइरिन रिंग से एसोसिएटेड होता है। हीम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? प्रोफाइरिन रिंग से एसोसिएटेड होता है और उसके सेंटर में आयरन होते हैं और उसके सेंटर्स में क्या होते हैं? आयरन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आयरन बाइंड्स ऑक्सीजन रिवर्सिबली। इसका मतलब लंग्स में ऑक्सीजन बाइंड होती है और टिश्यू में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। क्या होता है? लंग्स में ऑक्सीजन बाइंड होती है और टिश्यूज़ में रिलीज़ होती है। वाई इज़ ब्लड रेड? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि रेड कलर क्यों है ब्लड का, ठीक है। तो इसका मेजर रीज़न है हीमोग्लोबिन का हीम पिगमेंट, ठीक है। अब आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोगों से कोई भी कभी भी पूछता है कि ब्लड का कलर, ठीक है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ब्लू क्यों नहीं हो सकता, ब्लैक क्यों नहीं हो सकता, पिंक क्यों नहीं हो सकता, ग्रीन क्यों नहीं हो सकता, तो आप लोग आंसर करिएगा। इसका रीज़न है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में भी हीम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड स्टेट में ब्राइट रेड दिखाई देते हैं। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड होते हैं तो ये स्टेट ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंपैरेटिवली डार्क रेड होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कंपैरेटिवली डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आई थिंक अब आप लोगों को ये कंसेप्ट याद हो गया होगा कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम प्रेजेंट होता है, हीम पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से कलर कैसा होता है? रेड होता है। अब आते हैं हीमोग्लोबिन सिंथेसिस पे, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस मेनली बोन मैरो में डेवलपिंग आरबीसी के अंदर होती हैं। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस मेनली बोन मैरो में डेवलपिंग आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं। इसके कितने कंपोनेंट हैं? इसके दो मेजर कंपोनेंट हैं, ग्लोबिन सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस, और अंत में दोनों कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। देखो, ग्लोबिन सिंथेसिस और हीम सिंथेसिस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं?
हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ग्लोबिन सिंथेसिस ग्लोबिन सिंथेसिस ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। इसकी सिंथेसिस राइबोसोम पर होती है। इसकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? राइबोसोम्स पर होती है। एडल्ट एचबीए में अल्फ़ा ग्लोबिन चेन बीटा ग्लोबिन चेन बनती हैं और ये बाद में हीम के साथ कंबाइन करती हैं। अल्फ़ा ग्लोबिन चेन बीटा ग्लोबिन चेन बनती है, ठीक है, बनती हैं और ये बाद में हीम के साथ कंबाइन करती हैं। हीम सिंथेसिस में क्या होता है? अब हीम सिंथेसिस को समझते हैं। तो हीम सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग सब्सटेंस में इसमें सुसाइनिल CoA यानी और ग्लाइसिन शामिल होते हैं। इनके रिएक्शन के थ्रू अल्टीमेटली प्रोटोप्रोफायरिन बनता है। इनके रिएक्शन से क्या बनता है? प्रोटोप्रोफायरिन बनता है। इसके बाद प्रोटोप्रोफायरिन में आयरन इंसर्ट किया जाता है और इससे हीम बनता है, ठीक है। इससे क्या बनता है? हीम बनता है। हीम प्लस ग्लोबुलिन यानी कि ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसका पूरा सीक्वेंस याद रखिएगा क्लास। देखिए, सुसिनाइल प्लस ग्लिसिन, ये क्या बनाते हैं? हीम सिंथेसिस। फिर हीम सिंथेसिस में आयरन इंसर्ट किया जाता है, फिर हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। अब है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन। इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन में आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, आप जैसे आयरन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों होता है? अब यहाँ आयरन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आयरन हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप का सेंट्रल कंपोनेंट है। आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन के हीम ग्रुप का सेंट्रल कंपोनेंट है। अगर बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो एडिक्वेट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। क्या नहीं हो पाएगी? अगर बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो एडिक्वेट हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। इससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए एडिक्वेट आयरन, अमीनो एसिड और विटामिन्स, प्रॉपर एरिथ्रोपोइसिस ज़रूरी है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फंक्शन सीखते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसका। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जब ब्लड टिश्यू तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में भी कंट्रीब्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक पोर्शन हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से बाइंड होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन याद रखें कि बॉडी का मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। बफर एक्शन क्या है इसमें? तो हीमोग्लोबिन ब्लड के एसिड बेस बैलेंस में भी कंट्रीब्यूट करता है। ये हाइड्रोजन आयंस को बफर करने में हेल्प करता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी और एसिड बेस बैलेंस में भी इम्पॉर्टेंट है।
गिव्स रेड कलर टू ब्लड। हीमोग्लोबिन के हीम पिगमेंट की वजह से आरबीसीज और ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर होता है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। डिग्रेडेशन आरबीसी हमेशा नहीं रहते। नॉर्मल आरबीसी की एवरेज लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज होती है। पुराने और डैमेज्ड आरबीसीज मेनली स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो के मैक्रोफेज सिस्टम द्वारा रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, इसे ब्रॉडली रेटिकुलो इंडोथीलियल मैक्रोफेज सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन, जब ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तो उसका हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है। हीमोग्लोबिन दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्लोबिन हीम, ग्लोबिन ब्रेक डाउन। ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है, इसीलिए ग्लोबिन अल्टीमेटली अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है। इन अमीनो एसिड को बॉडी रीयूज़ कर सकती है। इन अमीनो एसिड को बॉडी क्या कर सकती है? रीयूज़ कर सकती है। हीम ब्रेक डाउन। अब हीम का ब्रेक डाउन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। हीम से मेनली दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट निकलते हैं, आयरन, प्रोफायरिन रिंग। ठीक है, आयरन बॉडी के लिए वैल्यूबल है। आयरन ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रांसफेरिन से बाइंड हो सकता है, फेरेटिन हीमोसाइडरिन से स्टोर हो सकता है और फ्यूचर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में रीयूज़ हो सकता है। इसीलिए बॉडी आयरन को कंजर्व करती है। प्रोफायरिन ब्रेक डाउन। अब प्रोफायरिन रिंग का ब्रेक डाउन होता है हीम से। बाइलीवेरिडिन बनता है। हीम से क्या बनेगा? बाइलीवेरिडिन। इसके बाद बाइलीवेरिडिन बाइलरुबिन में कन्वर्ट होता है। फिर बाइलीवेरिडिन बाइलरुबिन में कन्वर्ट होता है। ये बाइलरुबिन इनिशियली अनकंजुगेटेड बाइलरुबिन होता है। कैसा बाइलरुबिन होता है? अनकंजुगेटेड बाइलरुबिन होता है। इसे इनडायरेक्ट बाइलरुबिन भी कहते हैं। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट बाइलरुबिन भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हीमोग्लोबिन पिगमेंटेशन। ठीक है, पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट, इस पाथवे को बहुत केयरफुली समझिएगा क्लास। हीम क्या होता है? बाइलवेरिडिन होती है। फिर बाइलवेरिडिन से क्या होता है? बाइलरुबिन होता है। हीम ब्रेकडाउन के दौरान हीम ऑक्सीजनीज एंजाइम हीम को बाइलवेरिडिन पाथवे की तरफ ले जाता है। फिर बाइलवेरिडिन रिडक्टेज की एक्शन से बाइलवेरिडिन बाइलरुबिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अनकंजुगेटेड बाइलरुबिन इनिशियल बाइलरुबिन अनकंजुगेटेड बाइलरुबिन होता है। इसे इनडायरेक्ट बाइलरुबिन भी कहा जाता है। ये वाटर में अच्छी तरह सॉल्यूबल नहीं होती, इसीलिए ये ब्लड में एल्बुमिन से बाइंड होकर लीवर तक ट्रांसपोर्ट होता है। सीक्वेंस इसका अनकंजुगेटेड बाइलरुबिन, इसका सीक्वेंस है अनकंजुगेटेड बाइलरुबिन प्लस एल्बुमिन, फिर लीवर तक। लीवर में क्या होता है? लीवर में बाइलरुबिन की कंजुगेशन होती है। बाइलरुबिन का क्या होता है? कंजुगेशन होता है। कंजुगेशन के बाद कंजुगेटेड बाइलरुबिन बनता है। इसे डायरेक्ट बाइलरुबिन भी कहा जाता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है। ये कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। इसके बाद ये बाइल में एक्सक्रीट होता है। कंप्लीट बाइलरुबिन पाथवे पूरी तरह सप्लाई होता है। ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन से हीम से बाइलवेरिडिन। ठीक है, फिर उसके बाद अनकंजुगेटेड बाइलरुबिन बनता है। ठीक है, फिर लीवर में जाता है, फिर उसके बाद कंजुगेटेड बाइलरुबिन होता है, फिर बाइल से इंटेस्टाइन में जाता है। ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है वाई बाइलरुबिन इंक्रीजेस। ठीक है, बाइलरुबिन क्यों इंक्रीज होता है? अगर बाइलरुबिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, लीवर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो या बाइल एक्सक्रीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो ब्लड में बाइलरुबिन इंक्रीज हो जाती है। इससे जॉइंडिस हो सकता है। जॉइंडिस में स्किन और स्केलेरा यानी आँखों का वाइट पोर्शन येलोइश दिखाई दे सकता है। इसीलिए बाइलरुबिन लीवर फंक्शन और हीमोलाइसिस को असेस करने में क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ ब्लड पैरामीटर। ठीक है, अब ब्लड पैरामीटर्स पढ़ते हैं। ध्यान रखें कि नॉर्मल रेंजेस लेबोरेटरी एज, फिजियोलॉजिकल कंडीशन और मेथड के अनुसार थोड़ा वेरी कर सकती है। इसीलिए प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन में हमेशा संबंधित लेबोरेटरी की रेफरेंस रेंज देखनी चाहिए। जैसे हीमोग्लोबिन जो आपकी इमेज में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेल में 13 टू 17 ग्राम पर डीएल होना चाहिए, फीमेल में 12 टू 15 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। हीमोग्लोबिन का मेजर रोल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। अगर एचबी कम हो जाए तो एनीमिया का पॉसिबिलिटी कंसिडर्ड किया जाता है। अगर एचबी ज़्यादा हो तो क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन की जाती है। आरबीसी काउंट, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसमें इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है मेल में 4.5 टू 5.5 मिलियन होता है और फीमेल्स में 4.0 टू 5.0 मिलियंस होता है। आरबीसीज का प्राइमरी फंक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन की मदद करना है और डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट अप्रॉक्सीमेटली 4000 टू 11,000 सेल्स होता है और डब्ल्यूबीसी बॉडी की डिफेंस सिस्टम का मेजर कंपोनेंट है। डब्ल्यूबीसी इंक्रीज को जनरली ल्यूकोसाइटोसिस और डिक्रीज़ को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ हुई तो ल्यूकोसाइटोसिस और अगर डिक्रीज़ हुई तो ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। तो प्लेटलेट्स हीमोस्टेसिस यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करना। प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर ब्लीडिंग इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट काउंट में के कई पॉसिबल कॉजेज़ हो सकते हैं। अब इनका रेंज कितना है? तो इनकी नॉर्मल वैल्यू है 1.5 टू 4.0 लाख होती हैं ये आपकी प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेमाटोक्रिट की, पीवीसी। ठीक है, हेमाटोक्रिट या पीवीसी का मतलब है वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम में आरबीसी का परसेंटेज। इमेज के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली मेल में 40 टू 54% दिया गया है और फीमेल्स में 36 टू 46% दिया गया है। ये आरबीसी मास का इनडायरेक्ट आइडिया देता है। ठीक है, आरबीसी इंडिसेस, अब 3 इम्पोर्टेंट इंडिसेंस है जैसे एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, एमसीवी और एमसीवी का फुल फॉर्म है मीन कैप्सुलर वॉल्यूम, मीन कैप्सुलर वॉल्यूम। ये एक आरबीसी के एवरेज वॉल्यूम को बताता है, ये एक आरबीसी के एवरेज को बताता है। 80 टू 100 होता है, कितना होता है? 80 टू 100 होता है। एमसीवी एनीमिया क्लासिफिकेशन में बहुत यूज़फुल होता है। एमसीएच का फुल फॉर्म है मीन कॉर्प्यूस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये बताता है कि एवरेज आरबीसी में अप्रॉक्सीमेटली कितना हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, 27 टू 32 pg एमसीएच
और MMCHC इसकी फुल फॉर्म है मीन कॉर्प्यूस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये आरबीसीज़ के अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है और इसकी रेंज नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 32 टू 36 ग्राम पर डीएल होती है। इन तीनों इंडिसेस में को एनीमिया एवेल्युएशन में बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डब्ल्यूबीसी टाइप्स का परसेंटेज देखा जाता है, जैसे मेजर टाइप है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स अप्रॉक्सीमेटली इसमें 40 to 70% न्यूट्रोफिल्स इनेट इम्यूनिटी और स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइट अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40% लिम्फोसाइट्स एडेप्टिव इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। इनमें बी सेल्स, टी सेल्स जैसे इम्पॉर्टेंट सेल्स टाइप्स हो शामिल हैं। ठीक है, मोनोसाइट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 8% होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट टिश्यू में जाकर मैक्रोफेजेस में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं और फैगोसाइटोसिस तथा इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं। इस्नोफिल्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 6% होता है। इस्नोफिल्स पर्टिकुलरली पैरासाइट्स, इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होते हैं। अब आते हैं बेसोफिल्स, ये 0 to 1% होता है। बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है अदर ब्लड पैरामीटर। अदर ब्लड पैरामीटर्स में आपका है ESR की फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR की फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें अप्रॉक्सीमेटली मेल्स में 0.15 mm होता है, ठीक है, पर आवर होता है, और फीमेल्स में 0 to 20 mm पर आवर होता है। ESR एक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी मार्कर है। इसका अकेले किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज अप्रॉक्सीमेटली 70 to 110 mg/dl होता है। फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल को असेस करता है। ग्लूकोज बॉडी की मेजर एनर्जी सोर्स है। ब्लड यूरिया अप्रॉक्सीमेटली 15 to 40 mg/dl। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेजर नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट है और किडनी द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है इसे। सीरम क्रेटिनाइन अप्रॉक्सीमेटली 0.6 to 1.2 mg/dl होता है। क्रेटिनिन किडनी फंक्शन असेस करने में कॉमनली यूज्ड पैरामीटर है। क्रेटिनिन और अन्य क्लिनिकल पैरामीटर को टुगेदर इंटरप्रेट किया जाता है। टोटल बाइलरुबिन अप्रॉक्सीमेटली 0.2 to 1.2 mg/dl होता है। ठीक है, ये टोटल बाइलरुबिन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाइलरुबिन दोनों कंपोनेंट शामिल होते हैं। डायरेक्ट बाइलरुबिन 0.0 to 0.3 mg/dl ये मेनली कंजुगेटेड बाइलरुबिन को रिप्रेजेंट करता है। इनडायरेक्ट बाइलरुबिन 0.0 to 0.9 mg/dl ये मेनली अनकंजुगेटेड बाइलरुबिन को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है सीरम आयरन। सीरम आयरन 60 to 170 μg/dl होता है। सीरम आयरन ब्लड में सर्कुलेटिंग आयरन को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आयरन स्टेटस इवेलुएट करने के लिए केवल सीरम आयरन इनफ नहीं होता। फेरिटिन, ट्रांसफेरिन, सेचुरेशन, TIBC आदि को क्लिनिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। ठीक है, TIBC का फुल फॉर्म है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अप्रॉक्सीमेटली इसको अगर देखा जाए 250 to 450 μg/dl होता है।
ये ब्लड की आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है और आयरन स्टडीज़ में यूज़फुल होती है। ठीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने देखा इसका। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बोन मैरो, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन की मेजर साइट्स पढ़ी, रेड मैरो, येलो मैरो। रेड मैरो का कौन सा साइट है? हेमाटोपोइसिस। और येलो मैरो का मेनली फैट स्टोरेज, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ आरबीसीज होती हैं। ठीक है, HbA में 2 अल्फ़ा 2 बीटा होती है। हीम कंटेन्स, क्या हीम कंटेन्स करती हैं? आयरन्स। हीम प्लस ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबुलिन। ठीक है, ये सब आज हमने पढ़ा क्लास। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।